हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे RBSc क्लास 12th ज्योग्राफी की पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसका चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे अपन 7 खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिसके पार्ट 2 अपन ने पढ़ लिए थे, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। दोस्तों, इसमें अपन पढ़ेंगे भारत में जो अधात्विक खनिज है उनके बारे में, और भारत में जो ऊर्जा संसाधन या ईंधन खनिज है, जो परंपरागत ईंधन खनिज है, उनके बारे में। तो दोस्तों, आपकी जो बुक है उसमें अधात्विक खनिज सिर्फ एक दे रखा है, और वो कौन सा है? अभ्रक। सबसे पहले अपन देखते हैं अभ्रक का उपयोग क्या होता है। दोस्तों, अभ्रक का उपयोग होता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में। दोस्तों, अभ्रक एक ऐसी धातु होती है जो सुनम्य होती है, उसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है और अधिक ताप को सहन करने वाली होती है। इसलिए अभ्रक का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? विद्युत उद्योगों में होता है। बात करते हैं अभ्रक के उत्पादक राज्यों की। दोस्तों, अभ्रक के जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो एक है झारखंड, एक आंध्र प्रदेश, एक राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड जो है, झारखंड में हजारीबाग पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में अभ्रक पाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर और हासन जिलों में अभ्रक पाया जाता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई में अभ्रक के निक्षेप है। महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों, महाराष्ट्र में रत्नगिरी जिले में अभ्रक के निक्षेप है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा जो क्षेत्र है वहाँ पर अभ्रक पाया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि अभ्रक जो है वो यहाँ झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से अभ्रक के निक्षेप है। तो ये आपका अधात्विक खनिज हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं ईंधन खनिजों की। दोस्तों, ईंधन खनिज वे खनिज होते हैं जिनके दहन से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो ईंधन खनिज कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। भारत में जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बात करते हैं अपन कोयला की। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ। अपन ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस भी किया था। कोयला लाखों वर्षों पहले पृथ्वी के उथल पुथल होने पर जीव जंतु, वनस्पति आदि पृथ्वी में समा गए थे, और फिर बाद में पृथ्वी के ताप और दाब से वो कोयले में कन्वर्ट हुए। कुल मिला के ये है कि कोयला जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में 2 भूगर्भिक कालों के समय का कोयला है। एक है गोंडवाना लैंड के समय का और एक है टर्शियरी लैंड के समय का। गोंडवाना जो लैंड का काल का जो कोयला है वो लगभग 200 लाख वर्ष पुराना है, यानी कि 200 लाख वर्ष पहले पृथ्वी में उथल फुथल हुई थी, और जिससे अपन जो गोंडवाना लैंड का कोयला है वो निकाल रहे हैं। दूसरा है टर्शियरी काल का कोयला, जो आज से लगभग 55 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के उथल फुथल से बना था। गोंडवाना जो लैंड का कोयला है वो मुख्य रूप से भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। लगभग भारत का 98% जो कोयला है वो गोंडवाना लैंड से संबंधित है। गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो मुख्य रूप से रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ से पाया जाता है। इसके अलावा झरिया, बोकारो, गिरिडीह है। ये जो तीनों क्षेत्र है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह है, ये तीनों झारखंड में है। सिंगरौली MP में पड़ता है। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा तलचर व रामपुर ये उड़ीसा में है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है। और चंदा और वृद्धा ये है आपका महाराष्ट्र में। तो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जो कोयले की खान है वो बोकारो है। सबसे बड़ी कोयले की खान बोकारो है जो झारखंड में स्थित है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है रानीगंज, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये गोंडवाना लैंड का कोयला हुआ। दूसरा अपन देखते हैं टर्शियरी काल का कोयला, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। टर्शियरी काल का कोयला असम, भारत के जो पूर्वी राज्य है, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, उन क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप है और वो टर्शियरी प्रकार का कोयला वहाँ पर
पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी पाया जाता है बिटुमिन श्रेणी का। इसके अलावा अपतटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कोयले के निक्षेप पाए गए हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी घाटी क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप है, यानी कि कौन सी नदी घाटी जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए जानी जाती है, तो दोस्तों गोदावरी, महानदी, सोन, जहाँ से गोंडवाना लैंड का कोयला निकाला जाता है, ये नदी घाटियाँ कोयले निक्षेपों के लिए जानी जाती है। तो ये आपका फर्स्ट जो ऊर्जा संसाधन का परंपरागत स्रोत था कोयला, वो कंप्लीट हुआ। सेकंड अपन देखते हैं पेट्रोलियम। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे कोयले का निर्माण हुआ ठीक उसी प्रकार पेट्रोलियम का हुआ, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो तो या तो तरलीय अवस्था में पाया जाता है या फिर गैसीय अवस्था में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और टर्शियरी काल की जो अवसादी चट्टानें हैं, टर्शियरी काल की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। कार्बन यानी कि कार्बन से संबंधित जो भी ऊर्जा के स्रोत है, चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो, सबके सब अवसादी जो चट्टानें हैं उनमें पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से युक्त एक गैसीय और तरलीय अवस्था में होता है। किससे युक्त होता है? हाइड्रो और कार्बन से युक्त होता है, जो गैसीय अवस्था में भी होता है और तरलीय अवस्था में भी होता है, और ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानों में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम का उपयोग ऊर्जा के लिए, आपको पता है वाहनों में अंतर्दहन के लिए, रेल, ट्रेन, बस, वाहन, बसें जो भी है, वाहन परिवहन की जो भी साधन है उसमें अंतर्दहन के लिए मुख्य रूप से पेट्रोलियम को काम में लिया जाता है। तो मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए यानी कि वाहनों में अंतर्दहन के लिए। इसके अलावा इसके साथ बहुत प्रकार के सह उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? रबड़ बनाया जाता है, स्नेहक, मोम, डामर, वेसलिन, दवाइयाँ, साबुन, सौंदर्य प्रशोधन सामग्री, ये सब चीज़ें इसके सह उत्पाद से बनाई जाती है। दोस्तों जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है, तो एक अपरिष्कृत रूप से पेट्रोलियम निकाला जाता है जिसमें सब चीज़ें मिक्स होती है, जिसे अपन केरोसिन कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं, डीजल कह सकते हैं। कुल मिला के एक कीचड़ टाइप में अपरिष्कृत तेल को निकाला जाता है और फिर उसे संशोधित किया जाता है तेल परिशोधनशालाओं में। जब संशोधित के समय जो अन्य पदार्थ जो अलग किए जाते हैं और जो पेट्रोल शुद्ध किया जाता है, तो जो अन्य पदार्थ है उनसे ये सब चीज़ें बनती है। तो कह सकते हैं कि पेट्रोलियम के जो सह उत्पाद है, साथ निकलने वाले जो उत्पाद है, उनसे ये सब चीज़ें बनती है। रबड़ बनता है, स्नेहक बनता है, साबुन बनता है, डामर बनता है, मोम बनता है, वैसलीन बनती है। इसके अलावा सौंदर्य प्रशोधन सामग्रियाँ यानी कि सजने संवरने की जो भी क्रीमें वगैरह है, क्रीम वगैरह, वो सब इसके सह उत्पाद से बनती है। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम अपरिष्कृत पेट्रोलियम होता है, मीन्स अशुद्ध पेट्रोलियम होता है, उसको शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना करनी पड़ती है। और भारत में पेट्रोलियम परिशोधनशालाएं दो प्रकार की है, एक तो क्षेत्राधारित है और एक है बाजार आधारित। एक क्या है? क्षेत्र आधारित है और एक है बाजार आधारित। क्षेत्र आधारित कौन सी होती है दोस्तों? जहां से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है वहीं पर अगर परिशोधनशाला स्थापित कर दी जाए, जैसे कि मान लीजिए असम के डिगबोई से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, वहां पे पेट्रोलियम के कुएं हैं, निक्षेप है, और वहीं पर उसी के पास में पेट्रोलियम परिशोधनशाला स्थापित कर दी जाए तो वो क्षेत्र आधारित परिशोधनशाला कहलाती है। और इसका अच्छा उदाहरण है डिगबोई जो असम में स्थित है। दूसरा अपन देखते हैं बाजार आधारित। दोस्तों जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम है उसका परिवहन आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। तो पेट्रोलियम को शुद्ध करके भेजे या फिर अपरिष्कृत रूप में भेजे, खर्चा परिवहन का एक ही आने वाला है। क्लियर है? तो परिवहन का खर्चा एक ही आने वाला है, तो इसे अपन बाजार के पास में भी स्थापित कर सकते हैं। इस परिशोधनशाला को क्षेत्राधारित भी कर सकते हैं, जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं। दूसरा अपन इसे बाजार के पास में भी स्थापित कर सकते हैं। अगर बाजार की बात करें तो बरौनी जो बिहार में है, बरौनी तेल परिशोधनशाला इसका अच्छा उदाहरण है, जो बाजार आधारित परिशोधनशाला है। कहाँ पर है दोस्तों? बरौनी बिहार में है। और भी अन्य बहुत सारी परिशोधनशालाएँ हैं जो बाजार आधारित है, जैसे कि मथुरा हुई, है ना। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की। दोस्तों 1956 से पहले भारत में एकमात्र स्थान डिगबोई जहां से तेल का उत्पादन होता था, 1956 से पहले। लेकिन 1956 में प्राकृतिक गैस
व तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। 1956 में प्राकृतिक तेल व गैस आयोग की स्थापना हुई और जैसे ही इस आयोग का गठन हुआ, भारत में जगह जगह इसकी खोज शुरू की गई, जगह जगह इसका परीक्षण, इसकी खोज छानबीन शुरू हुई और बहुत सारी जगह से पेट्रोलियम के निक्षेपों का पता चला और फिर उनका खनन भी शुरू हुआ। तो देखते हैं कौन कौन से राज्यों में मुख्य रूप से इसका खनन होता है। आपको याद रखना है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है आसाम। आसाम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान। आसाम में डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अंकलेश्वर, महसाणा, नवागाम और कोसाबा। इसके अलावा कलोल भी एक क्षेत्र है जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, लेकिन मुख्य जो है अंकलेश्वर, महसाणा, नवागाम और कोसाबा क्षेत्र जो है वहां से गुजरात में पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके बाद में महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की बात करें तो मुंबई में मुंबई हाई एक अपतटीय क्षेत्र है अरब सागर की तरफ, जहां से पेट्रोलियम का खनन किया जा रहा है। कौन सी जगह से दोस्तों?